Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will do class 12th history chapter 1 in Hindi, and the chapter 1 is ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, and this is the part 3 of this chapter. पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग वो वीडियोस देख लें ताकि इस वीडियो के साथ आप लिंकअप कर सकें और पिछली वीडियोस आप समझकर इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उन वीडियोस में मैंने हड़प्पा के बारे में बताया, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें, दुर्ग, निचला शहर, माल गोदाम, विशाल स्नानागार, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। और किस तरीके से पुरातत्वविद किसी सभ्यता के बारे में पता लगाते हैं कि वहाँ पर आर्थिक या सामाजिक भिन्नताएं थी या नहीं, ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे शिल्प उत्पादन से। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का जो शिल्प उत्पादन है, मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियोस में भी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक बहुत विकसित सभ्यता कही जाती है और वो नगरीय सभ्यता भी थी। तो विकसित सभ्यता थी तो इस कारण वहाँ पर शिल्प उत्पादन मतलब मनके बनाना या फिर बाँट बनाना, मतलब इस तरीके का काम वहाँ पर बहुत होता था। आभूषण तरीके का शिल्प, मतलब जैसे हम चूड़ियाँ पहनते हैं आज के टाइम में या लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं, इस तरीके के काफ़ी आभूषण हम आज भी पहनते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो शिल्प उत्पादन था वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती थी चनहुदड़ो, वो पूरे तरीके से शिल्प उत्पादन में, मतलब वहाँ पर वो पूरी बस्ती में शिल्प उत्पादन होता था। वो बस्ती शिल्प उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो जब भी हम हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन के बारे में बात करें और चनहुदड़ो का नाम ना आए, इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज वो जो शहर था, वो जो केंद्र था, वो शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। तो देखो शिल्प उत्पादन में क्या क्या होता था। शिल्प उत्पादन में मनके बनाना आता था, शंख बनाना या धातु कर्म या फिर मोहर बनाना, बाट बनाना, ये सारे जो काम थे वो शिल्प उत्पादन में होते थे। मतलब चनहुदड़ो में ये सारे काम होते थे, मनके बनाना वगैरह। तो देखो जो मनके वो लोग बनाते थे, उनके मनकों में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। विविधता किस रूप में पाई जाती है कि वो किस चीज़ से बनाए जाते थे। दूसरी विविधता ये पाई जाती है कि उनके आकार किस तरीके के होते थे। और तीसरी विविधता ये पाई जाती है कि उन पर क्या उत्कीर्ण किया जाता था। तो देखो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट विविधता है मनके बनाने में वो है कि वो किस चीज़ से बनाए जाते थे। तो जो मनके थे वो सोने के भी बनाते थे, चांदी के भी, तांबे के भी, पत्थर के भी, मतलब ये तो धातु हो गए, सोना, चांदी, तांबा। उसके अलावा वो पत्थरों के बनाते थे, सेलकड़ी पत्थर के बनाते थे, चर्ट के पत्थर के बनाते थे, क्वार्ट्स के बनाते थे, लकड़ियों के भी वो लोग मनके बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके वो मनके बनाते थे। इसके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँगी आपको कहाँ पर मिलेंगे। सो अभी हम देख लेते हैं। तो मतलब इस तरीके की चीज़ों से वो लोग मनके बनाते थे। अब उनका आकार कैसा होता था। देखो कुछ मनके होते थे जो गोल होते थे, गोलाकार, कुछ मनके होते थे जो कि चक्राकार होते थे, इस तरीके के भी होते थे, कुछ इस तरीके के मनके भी होते थे, मतलब चक्राकार, गोलाकार, ढोलाकार, बेलनाकार, मतलब बेलनाकार में भी होते ना। तो देखो इस तरीके वाले मनके भी होते थे। काफ़ी तरीके के मनके, मतलब मनके के जो आकार थे वो भी काफ़ी तरीके के थे। उसके बाद उस पर क्या उत्कीर्ण किया जाता था, मतलब मान लो उन्होंने ये बनाया एक मनका, तो इसके ऊपर कभी वो चित्रकारी कर देते थे, या कभी जो इस लिपि में हड़प्पाई लिपि आज तक पढ़ी गई है, अब तक नहीं पढ़ सका है कोई भी हड़प्पाई लिपि को, उसके बारे में मैं आगे के वीडियोज़ में या इस वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जो हड़प्पाई लिपि है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मतलब या तो वो लिपि में लिख देते थे कुछ, या उस पर कुछ चित्र उकेर देते थे, जानवरों के चित्र उकेर देते थे, बैलों के चित्र, मतलब इस तरीके के वो उस पर कुछ चित्र भी बना देते थे। तो जो मनके थे, मनकों में इतनी सारी विविधता, मतलब उनके बनाने वाले चीज़ों में विविधता कि किससे बनाए, उसके बाद उनके आकारों में विविधता, और उनके ऊपर क्या वो उत्कीर्ण करते थे, क्या चित्र बनाते थे, इसमें भी विविधता। मतलब मनके बनाने का जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा विविधता हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड शंख बनाना। अब देखो आप लोग कभी बीच साइड पर गए हो, समुद्र किनारे गए हो, तो आप लोगों को वहाँ पर शंख देखने को अवश्य मिलते होंगे। तो शंख बनाने के लिए मतलब शंख वाली चूड़ियाँ बनती थी शंखों से, करछियाँ बनती थी, पच्चीकारी बनती थी, और जो नागेश्वर और बालाकोट, ये जो दो बस्तियाँ थी ये समुद्र के किनारे स्थित थी। हड़प्पा सभ्यता की ये दो बस्तियां नागेश्वर और बालाकोट ये समुद्र के किनारे स्थित थी, इसलिए हमें शंख जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शंख से रिलेटेड जो भी काम होता था उसकी ये मुख्य बस्तियाँ रही थी, मतलब शंख उत्पादन के लिए, क्योंकि समुद्र से ही हमें मिलता था। तो शंख से रिलेटेड जो काम होता था वो हमें इन
क्षेत्रों से इसलिए पता लगता है क्योंकि यहाँ पर कुछ हमें ऐसा सामान देखने के लिए मिल जाता है जिससे हमें पता लगता है कि शंख के जो काम थे, जैसे चूड़ियाँ बनाना, करछियाँ बनाना या पच्चीकारी बनाना, वो हमें पता लगता है। मतलब बालाकोट और नागेश्वर जो है वो शंख उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स धातुकर्म। धातुकर्म मतलब धातु आप समझते हैं मेटल, तो मेटल से औजार भी बनते थे, आभूषण भी बनते थे, बाकी कई सारी चीज़ें भी बनती थी, मोहरें भी बनती थी। तो धातुकर्म भी उस टाइम में होता था। ये हमारा सारा शिल्प उत्पादन से रिलेटेड है, मोहर बनाना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट 1 में मोहर के बारे में कि जो हड़प्पाई मोहर थी वो सेलकड़ी पत्थर से बनी थी। मतलब ये भी शिल्प उत्पादन में ही आता है कि मोहरें बनाई गई, फिर किस पत्थर से बनाई गई, फिर उस पर क्या बनाया गया, उस पर क्या लिखा गया, ये मैंने आपको बता दिया मोहर के बारे में। तो मतलब शिल्प उत्पादन में मोहर बनाना भी आता था। और एक लास्ट है फ्रेंड्स बाट बनाना। तो हड़प्पाई सभ्यता में हमें बाट भी देखने के लिए मिलते हैं। आज भी हमारे पास बाट होते हैं। आज वो वाले बाट हटकर जो कि सब्जियाँ वगैरह तोलने वाले तो फिर भी आजकल रखते हैं, लेकिन जब भी आप किसी जनरल स्टोर पर जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल जो होते हैं वो वाले देखने के लिए मिलते हैं, मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रिकल चीज़ों को वो यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो जो बाट बनाना मतलब उस सभ्यता के लोग कुछ तोलने तालने के लिए बाट का भी यूज़ करते थे। इससे हमें ये पता लगता है कि तोलने वाला मतलब जो काम होता था वो भी होता था, क्योंकि मोहरें हैं मतलब लेन देन के लिए हो जाता था, और बाट मतलब वो तोलते भी थे चीज़ों को। तो बाट हमें देखने के लिए मिलते हैं। और बाट से हमें क्या पता लगता है कि जो हड़प्पाई सभ्यता के जो बाट थे वो किस चीज़ से बने थे फ्रेंड्स? चर्ट नामक पत्थर से बने थे। एक चर्ट नामक पत्थर होता है, उससे वहाँ के बाट बने थे। दूसरा जो बाट थे वो घनाकार होते थे। मतलब देखो ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बाट हो गया, गोल नहीं, सिर्फ सपाट नहीं होते थे, वो घनाकार होते थे। आपने क्यूब्स देखे होंगे, क्यूबॉइड्स देखे होंगे। तो देखो मतलब इस तरीके का वो बाट है, मान लो ऐसे नहीं कि सिर्फ एक हो गया। जैसे आप लोग क्यूब्स भी देखते हैं ना, इस तरीके से क्यूब्स देखते हैं, मतलब ये घनाकार होते थे। इस तरीके से आप कह सकते हैं, मतलब क्यूब्स की शेप में होते थे, घनाकार होते थे, एक सपाट नहीं होता था। जैसे प्लेट होती है, प्लेट जो होती है वो एक सपाट चीज़ हो जाती है, जबकि आप लोग अगर क्यूबॉइड जिससे बच्चे खेलते हैं क्यूब्स वो देखेंगे तो वो एक घनाकार है। तो मतलब जो बाट होते थे जैसे इस टाइमर होते हैं आज होते हैं जैसे बाट, उसी टाइप के बाट उस समय में होते थे। और जो ऊपरी मानदंड होते थे वो दशमलव में होते थे, मतलब डेसिमल में होते थे। और जो निचले मानदंड होते थे वो द्विआधारी होते थे। द्विआधारी मतलब 2, 4, 6, 8, मतलब इवन होते थे, इवन नंबर्स, ना कि ऑड नंबर्स। और 12,800 तक उनका मेजर कर सकते थे, मतलब 12,800 ग्राम तक तोलने वाले बाट उनके पास थे। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स शिल्प उत्पादन के बारे में कि वहाँ पर किस किस तरीके की चीज़ें बनाई जाती थी। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स शिल्प केंद्रों की उन्होंने पहचान कैसे की कि इन्होंने पुरातत्वविदों ने। देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया कि पुरातत्वविदों के लिए ये जानना कि किसी टाइम में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, क्या था क्या नहीं, ये एक बहुत मुश्किल कार्य। उन्हें जो चीज़ें मिलती है उसके आधार पर वो ये डिसाइड कर देते कि हाँ था या नहीं था, वो भी सिर्फ अंदेशा लगा सकते हैं, दे आर नॉट 100% श्योर। तो देखो शिल्प केंद्रों की पहचान पुरातत्वविद किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले प्रस्तर पिंड, वो प्रस्तर पिंड ढूंढते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मनके वगैरह या बांट वगैरह, तो इस तरीके की वो चीज़ें ढूंढते हैं। पिंड मतलब जो वहाँ पर चीज़ें छूट गई हो, इस तरीके की प्रस्तर पिंड ढूंढते हैं। उसके बाद वो पूरे शंख ढूंढते हैं, अयस्क ढूंढते हैं। अयस्क एक प्रकार की धातु होती है। और शंख ढूंढते हैं, प्रस्तर पिंड ढूंढते हैं, अयस्क ढूंढते हैं। उसके बाद औजार, देखो अगर आप लोग आभूषण बना रहे हैं इसका मतलब आपने कुछ औजार इस्तेमाल करे होंगे उसको बनाने में, राइट? तो औजार ढूंढते हैं। औजार से मुझे एक चीज़ याद आया, कार्नीलियन। एक बार मैं ये आप लोगों को बता दूं, तो जो कार्नीलियन है उसको बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वैसे इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट टर्म, बट मैं आप लोगों को सिर्फ उसके लिए बता रही हूँ कि कार्नीलियन क्या होता है। देखो जब वो लोग किसी चीज़ को बना देते थे, पीले रंग का जो पदार्थ होता था ना, पीले रंग के पदार्थ को वो लोग आग में पका देते थे। आग में पकाने के बाद वो कलर लाल हो जाता था और उसे कार्नीलियन का लाल रंग कहा जाता था। तो जो कार्नीलियन का जो लाल रंग होता था वो पहले पीले रंग का होता था। मतलब देखो ये कार्नीलियन का लाल रंग है और यहाँ पर मान लो आग जल रही है, ठीक है, पहले ये पीले रंग का होता था। तो ये जो पीले रंग का कोई चीज़ होती थी, पीले रंग के उसको पहले ये लोग पीले रंग को आग में पकाते थे। आग में पकाने के बाद वो हमें लाल रंग का होकर मिल जाता था, उसे ही कार्नीलियन का लाल रंग कहा गया। तो औजार, कुछ चीज़ें औजार यूज़ करते थे। अपूर्ण वस्तुएं मतलब वो वस्तुएं जिन्हें वो पूरी नहीं कर पाए, शायद वो लोग उन चीज़ों को बना रहे होंगे और बस्ती छोड़कर दूसरी जगह चले गए होंगे, तो वो चीज़ें अपूर्ण रह गई, इनकम्प्लीट रह गई। नेक्स्ट है त्याग दिया गया माल, मतलब मान लो आपने मन के बना लिए, उसके बाद कुछ ऐसा सामान बच गया जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो सामान आपने त्याग दिया। जैसे आज के टाइम में भी हम करते हैं, जो चीज़ हमारा काम हो गया उसके बाद जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है हम उसे अवॉइड करने लग जाते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कूड़ा करकट। एंड कूड़ा करकट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट थिंग जिसके थ्रू पुरातत्वविदों को पता लग पाता है
किसी सब शिल्प केंद्रों की पहचान करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो देखो जो कूड़ा करकट, मतलब मान लो उन्होंने मनके बनाए, धातु से बनाए, मनके बनाने के बाद कुछ साइड का पोर्शन बच गया, जैसे मनके बनाने के बाद आप उसके बीच में इस तरीके से तो आप उसमें धागा डाल लो, तो इस तरीके से बीच में बनाओगे, तो बीच में से वो जो बीच का पार्ट है वो कूड़ा करकट बन गया, तो वो कूड़ा करकट आपने उसी स्थान पर छोड़ दिया। तो कूड़ा करकट जो है वो पुरातत्वविदों के लिए एक मेन सोर्स है शिल्प केंद्रों की पहचान करने का। कूड़े करकट को बेस्ट स्रोत माना जाता है, जिससे कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान करना पुरातत्वविदों के लिए आसान हो जाता है। जो माल उनके काम का नहीं होता है उसे वो कूड़ा करकट के रूप में फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शिल्प उत्पादन में इंटरेस्टेड थे और इस तरीके की चीज़ें बनाते थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, वो ये सारी चीज़ें बनाते थे, उसके लिए उन्हें माल कहाँ से मिलता था, तो वो माल प्राप्त करने के लिए क्या तरीके अपनाते थे, क्या नीतियाँ अपनाते थे, ये अब हमें देखना है। तो देखो, माल प्राप्त करने के लिए क्या तरीके और नीतियाँ वो अपनाते थे, वो बस्तियाँ स्थापित करते थे। बस्तियाँ स्थापित करते थे मतलब देखो, नागेश्वर और बालाकोट में उन्होंने बस्ती स्थापित की, क्योंकि ये शंख के केंद्र थे और ये समुद्र के किनारे स्थित थे। बालाकोट और नागेश्वर समुद्र के किनारे स्थित थे, मैंने आपको भी बताया था। इसीलिए जो यहाँ के लोग थे उन्होंने क्या किया, नागेश्वर और बालाकोट में बस्तियाँ स्थापित की, ताकि वो वहाँ से शंख को ले सके और उसका उपयोग कर सके। तो पहला उन्होंने क्या करते थे, पहला वो माल प्राप्त करने के लिए बस्तियाँ स्थापित करते थे दूसरे इलाकों में, उन इलाकों में जहाँ से उन्हें माल मिल सकता था। इसके अलावा फ्रेंड्स, अफगानिस्तान में नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के स्रोत, मतलब अफगानिस्तान में शोर्तुगई नामक एक जगह है, तो अफगानिस्तान में जो शोर्तुगई जगह है वहाँ पर नीले रंग के पत्थर मिलते हैं लाजवर्द मणि के, वो बहुत अच्छे स्रोत हैं। तो इन्होंने क्या किया, दूर देशों के साथ, मतलब दूसरे एरियाज़ के साथ, दूसरे क्षेत्रों के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश की, उनके साथ रिलेशंस अपने अच्छे करे, ताकि वो उनके साथ डील कर सके और उनके यहाँ का माल भी प्राप्त कर सके। तो दूसरा तरीका हमें पता लगा कि वो माल प्राप्त करने के लिए संबंध स्थापित करते थे दूसरे क्षेत्रों के लोगों से। और एक आते फ्रेंड्स अभियान भेजते थे, मतलब जहाँ पर उन्हें पता लगता था कि हाँ भाई यहाँ पर हमें ये माल मिल सकता है, वहाँ पर वो अभियान भी भेजते थे। इसका एग्जांपल देखो, लोथल में कार्नीलियन सेलखड़ी धातु मिलती है, वहाँ पर इन्होंने बस्तियाँ स्थापित की। राजस्थान के खेतड़ी अंचल और दक्षिण भारत में अभियान भेजे, राजस्थान के खेतड़ी अंचल और दक्षिण भारत में इन्होंने अभियान भेजे। दक्षिण भारत में सोना बहुत बड़ी मात्रा में मिलता था, तो इसीलिए इन्होंने वहाँ अभियान भेजे। तो हमें 3 चीज़ें पता लगी कि ये माल प्राप्त करने के लिए करते थे। पहला बस्तियाँ स्थापित करते थे, इनके यहाँ पर जहाँ पर इन्हें पता लगता था कि हाँ यहाँ से हमें माल प्राप्त हो सकता है, वहाँ ये बस्तियाँ स्थापित करते। फॉर एग्जांपल बालाकोट और नागेश्वर में इन्होंने बस्तियाँ स्थापित की। लोथल में की, क्योंकि वहाँ पर सेलखड़ी था, इसके अलावा धातु मिलती थी, और कार्नीलियन। अभियान भेजते थे, जैसा कि इन्होंने अफगानिस्तान खेतड़ी अंचल में किया। खेतड़ी अंचल और दक्षिण भारत में अभियान भेजे, ताकि वहाँ के लोगों के साथ कांटेक्ट कर सके, बातचीत कर सके और उसके बाद उनके माल से डील कर सके। नेक्स्ट था फ्रेंड्स, संबंध स्थापित करते थे सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ, ताकि उनके साथ कांटेक्ट कर सके। संबंध से मुझे एक नाम याद आया, दिलमुन, आपकी बुक में दे रखा है दिलमुन। दिलमुन जो था फ्रेंड्स, वो मेसोपोटामिया का लेख था। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मेसोपोटामिया के बारे में। तो दिलमुन जो था वो मेसोपोटामिया का लेख था, और हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा मतलब नाविकों का देश, क्योंकि ये लोग दूसरे देशों और दूसरे क्षेत्रों के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते थे, नाव भी ये बनाते थे, तो ये नाविकों का देश कहा जाता था। हड़प्पा को नाविकों का देश कहा जाता था, मतलब मेलुहा कहा जाता था। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हड़प्पाई लिपि थी वो किस तरीके की थी। गाइस, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हड़प्पाई लिपि के बारे में। हड़प्पाई लिपि जो है वो एक रहस्यमय लिपि है, क्योंकि उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखो, जिस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है उसे हम रहस्यमय कहते हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जाता है, और ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये लिपि वर्णमालीय नहीं है। वर्णमालीय मतलब हमारे वर्णमाला है क ख ग अ अनार श्याम ई से इमली, इस तरीके से हमारी जो है वो वर्णमाला है का ख ग घ ण छ छ ज ण, इस तरीके से। लेकिन जो ये हड़प्पाई लिपि है ये चित्रात्मक है, मतलब इस लिपि में कुछ ना कुछ चित्र बने हुए हैं, जैसे किसी भी तरीके के कुछ भी बना दिया, इस तरीके से कुछ चित्र बने हुए हैं। कुछ ऐसे नहीं लिखा जैसे हमारी लिपि में होते का ख ग, इस तरीके से ये एक लिपि नहीं है, बल्कि एक चित्रात्मक लिपि है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें जो चिन्हों की संख्या है, मतलब इस तरीके के जो इसमें चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच है, मतलब 375 to 400 के बीच में इन चित्रों की लिपि है, जबकि हमारे जो वर्णमाला है वो बहुत कम है इसके तुलना में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, जो ये हड़प्पाई लिपि है
ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखो बाईं का मतलब होता है लेफ़्ट और दाईं का मतलब होता है राइट। मतलब मान लो आप इस तरीके से लिख रहे हो इस लिपि को, मतलब आप बाईं ओर से लिख रहे हो, राइट साइड से लिख रहे हो। मतलब मान लो आपने यहाँ पे कुछ चित्र बना दिया, फिर आपने यहाँ पर कुछ और चित्र बना दिया, फिर यहाँ पर कुछ और इस तरीके से बना दिया आपने चित्र। इधर का तो आपका अंतराल ठीक है, डिसाइडेड है, लेकिन इधर जब हम आते हैं तो इधर का अंतराल कम पड़ जाता है। उससे हमें पता चलता है कि ये लिपि राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर लिखी जाती थी। ये कैसे पता लगता है? देखो जो हमारी कॉपीज़ होती है उनमें इस तरीके का बना होता है, ठीक है, कि मतलब इस स्पेस में आप लोग लिख सकते हो, ये आपका लिखने वाला स्पेस होता है। तो जब आप इधर से लिख रहे हो तब तो आपका ठीक है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन यहाँ आकर कभी कभी कम पड़ जाता है और वो यहाँ बाहर निकल जाता है, कभी कभी यहाँ पर रुक जाता है। इस तरीके से ये वाला जो अंतराल है वो एकदम बराबर है, जबकि इधर का अंतराल कहीं पर कम है, कुछ ज़्यादा है। तो इधर का अंतराल चौड़ा है, जिससे पता लगता है इधर से स्टार्ट हुई है। तो मतलब ये लिपि राइट ओर से लेफ़्ट ओर लिखी जाती थी, जिस तरीके से हम उर्दू लिखते हैं उस तरीके से, और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये हुआ फ्रेंड्स हड़प्पाई लिपि के बारे में, और ये लिपि चित्रात्मक थी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो जो मोहरें थी ना उन पर भी चित्र उकेरे गए थे, और हर चीज़ पर मतलब लगभग चित्र मिलते हैं हमें। अस्थि पंजर पर चित्र मिलते हैं, आभूषणों पर चित्र मिलते हैं, हर चीज़ पर चित्र। और ऐसा भी माना जाता है कि जो चीज़ें नष्ट हो जाती है जैसे पेड़ पौधे, क्या उन पर भी चित्र उन्होंने उकेर रखे थे? ये भी एक सवाल बनता है। चित्र उन्होंने उकेरे, तो इसको इस चीज़ के साथ भी जोड़कर देखा जाता है कि शायद वहाँ के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ के लोग अनपढ़ थे, इसीलिए इन्होंने चित्रों का सहारा लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को समझ सके। तो ये भी एक पॉइंट दिया जाता है कि चित्रों का सहारा इसलिए लिया गया क्योंकि वहाँ पर साक्षरता जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं फैली हुई थी, तो चित्रों से लोग जान सकते हैं ज़्यादा जल्दी, तो अनपढ़ लोग ज़्यादा थे, ऐसा भी पुरातत्वविद मानते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुआ हड़प्पाई लिपि के बारे में। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे राजा और सत्ता। तो देखो राजा और सत्ता के बारे में हम कुछ पर्टिकुलरली कह नहीं सकते हैं, पुरातत्वविद इसके बारे में श्योर नहीं है कि हाँ वहाँ राजा थे या नहीं। तो हमें कुछ दो टर्म्स मिलती हैं इस चैप्टर में, प्रसाद और पुरोहित राजा। देखो प्रसाद जो है वो है एक विशाल महल जो कि हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें एक बहुत बड़ा महल मिला है, उसे हमने संज्ञा दी है प्रसाद की। मतलब मान लो एक बहुत बड़ा, हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है एक महल मिल गया है, उस महल को हमने नाम क्या दे दिया है? प्रसाद। और एक पुरोहित राजा, ये एक पत्थर की मूर्ति है फ्रेंड्स जो कि हमें मिली है मेसोपोटामिया से। हमें एक पत्थर की मिली है मूर्ति मेसोपोटामिया से, उसे प्रसाद वो पुरोहित राजा कहा जाता है। और एक बहुत बड़ा विशाल महल मिला है जिसे प्रसाद कहा जाता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि प्रसाद को कहीं आप पत्थर की मूर्ति लिखाओ, और इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। पुरोहित राजा मतलब एक पत्थर की मूर्ति और प्रसाद एक बहुत बड़े महल को दी गई संज्ञा। ये महल मोहनजोदड़ो से हमें मिला एक बहुत ही विशाल महल। तो मतलब आप इससे हम कुछ कह सकते कि उस इतने बड़े विशाल महल में क्या कोई राजा रहता था या कौन रहता था? तो ये एक डाउट वाला क्वेश्चन है जिसके बारे में अब तक पुरातत्वविद भी नहीं जान पाए हैं। अब आते फ्रेंड्स पुरातत्वविदों के मत कि पुरातत्वविद क्या कहते हैं राजाओं के बारे में। पुरातत्वविद क्या मानते हैं कि वहाँ राजा थे या नहीं थे? तो देखो सबसे फर्स्ट जो पुरातत्वविदों के बीच मत है, फर्स्ट मत है कि वहाँ पर शासक ही नहीं थे, वहाँ पर कोई शासक नहीं था और सभी की जो स्थिति थी वो समान थी। सभी लोग की सामाजिक स्थिति, तो ये माना जाता है कि वहाँ पर कोई शासक नहीं था और सभी लोगों की सामाजिक स्थिति समान थी। सभी अपने आप के लिए राजा थे, सब अपने आप के डॉन थे, अपने घर के सब मंत्री थे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ कोई शासक नहीं था। दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वहाँ कई शासक थे, जैसे हड़प्पा का अलग शासक हो गया, मतलब हड़प्पा का अलग शासक था, मोहनजोदड़ो का अलग शासक था, बालाकोट का अलग शासक था, लोथल के अलग शासक थे, कालीबंगन के अलग। तो ये भी टर्म्स दी जाती हैं कि शायद वहाँ पर बहुत सारे शासक थे। तीसरा आता है फ्रेंड्स कि वहाँ एक ही राजा था। और ऐसा क्यों माना जाता है? देखो वहाँ का एक तो नियोजन, तो इतने सारे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एक ही राजा था। क्यों कह सकते हैं कि वहाँ पर एक ही राजा था? एक तो देखो वहाँ का
नियोजन की, मतलब वहाँ पर पहले प्लानिंग की जाती थी। पूरी हड़प्पा सभ्यता में जो हमें नालियाँ मिली है जल निकासी वाली, पूरी हड़प्पा सभ्यता की नाली पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इवन जैसे कि मैंने आपको बताया था लोथल जो था उसमें घर कच्ची ईंटों के भले ही थे, लेकिन जो नालियाँ थी वो पक्की ईंटों की बनी थी। तो ये हमें पता लगता है कि वहाँ एक ही राजा था जिसने इस तरीके का नियोजन करवाया और फिर उसका कार्यान्वयन। दूसरा फ्रेंड ये आता है कि वहाँ का गृह स्थापत्य भी मतलब हर चीज़ को नियोजन के थ्रू किया गया। तीसरा आता है फ्रेंड्स ईंटों का अनुपात, मांडा से लेकर सुतकांगेडोर से लेकर इधर आपका दैमाबाद से लेकर और जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक, मतलब हर जगह की ईंटों का अनुपात पूरी हड़प्पा सभ्यता में एक एक क्षेत्र में जो ईंटें यूज़ हुई हैं उन सभी ईंटों का अनुपात सेम था। और ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1। तो मतलब सभी ईंटों का अनुपात सेम था। ऐसा होना बहुत इम्पॉसिबल है। आज देखो इंडिया में कितने तरीके की ईंटें हैं, मतलब एक ही तरीके की ईंटें होना इज़ इम्पॉसिबल, बट वहाँ पर एक ही तरीके की ईंटें थी। इसका मतलब ये माना चाहता है कि एक ही राजा था जिसने ये डिसाइड किया था कि इसी अनुपात की ईंटें पूरी हड़प्पा सभ्यता में यूज़ होंगी। उसके अलावा वहाँ की बस्ती स्थापना, ये सारी चीज़ें। तो अब तक के जो भी टर्म्स है कि वहाँ एक भी शासक नहीं था या वहाँ कई शासक थे या फिर वहाँ पर एक ही शासक था, तो इन तीनों मतों में पुरातत्वविद लास्ट वाले मत को ज़्यादा सही मानते हैं कि वहाँ पर एक ही शासक था, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मिले हैं जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं पूरा मैंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किए हैं, उसमें पूरे चैप्टर के नोट्स हैं। लास्ट में मैंने कुछ पिक्चर्स भी इंसर्ट की है, जैसे माल गोदाम की विशाल स्नानागार की या जो गृह स्थापत्य है, ताकि आप उस चीज़ को देख सकें। मैंने कुछ पिक्चर्स भी इंसर्ट किए, तो इस पूरे चैप्टर के जो PDF लिंक है आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। मैंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर रखा है लिंक, क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 नोट्स करके H हिंदी। उस लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। मे भी वहाँ पर आपको दिखा रहा हो कि आपको एक्सेस लेनी पड़ेगी, तो आप लोग एक्सेस पर क्लिक कर देना, मैं आपको गिव एक्सेस कर दूँगी। तो वहाँ से आप लोग इस पूरे चैप्टर के नोट्स देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे आप लोगों को। आप लोग क्लास 12 का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप, तीनों ही चीज़ों का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मुझे इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।